राधे राधे, सुप्रभात। चलिए, 26 दिसंबर का करंट अफेयर। सफल बनने के लिए सबसे पहला असफलता का डर मन में से निकालना चाहिए। आप तभी काम करेंगे, तब तभी मेहनत करेंगे जब आप दृढ़ निश्चय होंगे। और दृढ़ निश्चय किस कारण से होंगे कि आपको ये पता होगा कि आपने जो मंजिल तय करी है या आपने जो पद तय किया है वो मुझे एक ना एक दिन तो मिल ही जाएगा। अगर आप इस विश्वास के साथ अपनी मंजिल पे चलते हैं तो विश्वास मानिए कि आपकी जो दैवीय शक्ति भी है ना वो आपका जो है सहायता करती है। बस ये है कि आपके अंदर विश्वास होना चाहिए और असफलता जो है उन वो तो कहीं कॉलम भी नहीं होना चाहिए उसका। तो बस ये ऐसा व्यक्ति जो है सफलता पा ही लेता है। पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है? नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2024 में भारत किस स्थान पर रहा है? हम बहुत सारे इंडेक्स पढ़ते हैं, आप सभी को पता है, हमने बहुत सारे रिवाइज भी किए हैं। तो अभी क्या कौन सा इंडेक्स पूछा गया है भारत के क्षेत्र में? तो उसका नाम क्या है? नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स। इस क्षेत्र में हमारा भारत कौन से स्थान पर है? वो है 49 स्थान जो है हमारे भारत ने प्राप्त किया है। पहले से जो है 11 नंबर पर बढ़ोतरी किसने की है? भारत ने। पहले इससे जो है 11 नंबर कम था। देखिए, पहले 60 नंबर पे था, अब उसने बढ़ोतरी करके अपना स्थान को जो इंक्रीज करके उसने 49 स्थान जो है हमारे भारत ने प्राप्त कर लिया है नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2024 में। चलिए, देखिए इंडेक्स में उल्लेखनीय प्रगति की है। 2023 में ये कितना रहा था? 60% जो है इसका स्थान रहा था और अभी जो है 2024 में 49 स्थान पर जो है हमारे भारत ने कुछ बढ़ोतरी बढ़ा ली है। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रौद्योगिकी अपनाने की दिशा में जो है मजबूत इसमें देखो, इसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं आपको। ये देखो, इस क्वेश्चन को देख के ही समझ में आ रहा होगा कि नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स नेटवर्क से संबंधित है। डिजिटल जो हम कर रहे हैं, डिजिटलीकरण जो हो रहा है उससे संबंधित इस क्षेत्र में हमारे भारत ने कितनी बढ़ोतरी करी, कितना जो है डिजिटल हुआ है, उस क्षेत्र में इसको रैंकिंग मिली है और ये बहुत सराहनीय रैंकिंग है। दूसरा क्वेश्चन क्या है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष पद पर किसकी नियुक्ति की गई है? और इसका जो आंसर है वो है वी राम सुब्रमण्यम। क्या है? वी राम सुब्रमण्यम। देखिए, ये क्वेश्चन हम बहुत हल्के में ले जाते हैं और जब हम संविधान पढ़ते हैं तब हमें पता होता है यार तत्काल में कौन है, तत्काल में कौन है। कृपया ये जो है ये क्वेश्चनों को बिल्कुल हल्के में ना लें। तो क्या है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, जिसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं? एनएचआरसी। क्या है? एनएचआरसी, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं। उसके अध्यक्ष पद पे जो है वो एक नए व्यक्ति आ गए हैं, उनका नाम क्या है? वी राम सुब्रमण्यम। राम जो है वो एक अच्छे मानव की तरह थे, आपने देखा होगा पूरी कलाएं थी उनमें, तो आप उससे आप याद रख सकते हैं। तो वी राम सुब्रमण्यम। चलिए, तो नए पद पर जो है वी राम सुब्रमण्यम की नियुक्ति की गई है। और इसके ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि सबसे पहले अध्यक्ष कौन थे? अभी तत्काल के अध्यक्ष हम देख चुके हैं और पहले अध्यक्ष का नाम क्या था? न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्र। क्या है? रंगनाथ मिश्र। रंग सबसे पहले इन्होंने दिखाया था मानव का, ऐसे आप याद कर सकते हैं। चलिए, अब देखिए कुछ फैक्ट हैं उससे संबंधित, तो हम देखते हैं। भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक केंद्रीय मानवाधिकार आयोग संस्था है जो केंद्र चलाती है, ना कि राज्य। इसमें एक अध्यक्ष व 5 सदस्य होते हैं। इसको बहुत अच्छे से पढ़ें, इस क्वेश्चन में बार बार मैं बोल रही हूँ, ये क्वेश्चन अच्छे से ही पढ़ लें। तो इसमें एक सदस्य होगा और इसमें एक अध्यक्ष होगा और 5 सदस्य होंगे। चलिए, आयोग का अध्यक्ष भारत का कोई रिटायर चीफ जस्टिस होना चाहिए। ये जो अध्यक्ष होगा वो रिटायर होना चाहिए और रिटायर किस पद से रिटायर होना चाहिए? वो है चीफ जस्टिस। ठीक है, चलिए अब हम सदस्य के बारे में पढ़ेंगे। तो एक जो सदस्य होता है वो सुप्रीम कोर्ट में कार्यरत या कार्यरत हो या फिर रिटायर जस्टिस, एवं एक हाई कोर्ट में कार्यरत हो या जो है रिटायर जस्टिस। हाई कोर्ट की बात चल रही है, वहाँ जो चीफ जस्टिस है वो रिटायर हो या कार्यरत हो, एक उसका ऐसा सदस्य होगा। या सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में दोनों ही, वो कार्यरत हो चाहे वो रिटायर हो, पर वो चीफ जस्टिस होना चाहिए। तो 2 सदस्य की हमने बात कर ली। अब आगे देखेंगे 2 अन्य सदस्यों को मानवाधिकार से संबंधित जानकारी या काम का अनुभव जो है उन्हें होना चाहिए। आयोग में एक महिला अध्यक्ष भी होना चाहिए। 2 अध्यक्ष हमने देख लिए, वो रिटायर या कार्यरत होना चाहिए, चीफ जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। अगर हम दूसरे 2 सदस्यों की ओर बात करें तो अब जो संस्था है मानवाधिकार के बारे में उनको जानकारी होना चाहिए, वो विधि के जानकार हों थोड़ा बहुत, तो वो सदस्य जो है जानकारी के बेस पे 2 सदस्य रखे जाते हैं। और इसमें एक कंपलसरी 5 सदस्य थे तो एक कंपलसरी महिला इसमें जरूर होना चाहिए। तो अध्यक्ष हम देख चुके हैं, 4 अध्यक्ष हम देख चुके हैं और एक महिला अध्यक्ष देख चुके हैं। टोटल मिलाकर 5 सदस्य, एक अध्यक्ष। चलिए, तो तीसरा क्वेश्चन क्या है? हाल ही में श्री
सरस्वती पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। और इनकी आप शकल देख के बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे कि हमारे विदेश मंत्री श्री एस जयशंकर जी को जो है ये पुरस्कार प्राप्त हुआ है। पुरस्कार का नाम एक बार और पढ़ेंगे, चंद्रशेखरेंद्र जो है सरस्वती पुरस्कार सम्मान उनको प्राप्त है। देखिए शंकर जी को तो वैसे भी सब कुछ ज्ञान था, विदेश में देश सबका ज्ञान था, तो ऐसे याद रख सकते हैं कि चंद्रशेखर जो सरस्वती पुरस्कार है वो हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर को प्राप्त हुआ है। विदेश मंत्री एस जयशंकर को भारत की विदेश नीति, याद रखें भारत की इन्हें किस क्षेत्र में मिला है या क्या उन्होंने काम किया है, तो विदेश नीति और वैश्विक नेतृत्व के क्षेत्र में उन्होंने जो है उत्कृष्ट योगदान देने के लिए चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। जैसा कि उनका नाम है ऐसे ही उन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं, तो विदेश नीति उन्होंने बहुत अच्छी बनाई है और हमारा जो भारत का स्थान है वो कहीं ना कहीं ऊंचा भी किया है। तो चौथा क्या है भाई, रूसी टेनिस स्टार डेनियल सेवलिन पर डोपिंग के कारण कितने साल का प्रतिबंध लगाया गया है। डोपिंग मैंने आपको कई बार बताया है, डोपिंग एक टेस्ट होता है जो खिलाड़ियों के लिए किया जाता है, और अगर डोपिंग टेस्ट पॉजिटिव आता है तो इसका मतलब ये है कि वो खिलाड़ी जब मैदान में उतरा था तो उसने किसी ना किसी नशे का प्रयोग किया था। अगर नशे का प्रयोग किया था तो उसको जो है सजा मिलती है। तो जो सजा मिली है इनको, इनका नाम क्या है, ये टेनिस स्टार हैं, डेनियल सेवलिन इनका नाम है, और इनको 2 साल के लिए जो है इस खेल से बाहर निकाल दिया है। अब इस साल निलंबित हैं, ये 2 साल तक ये गेम नहीं खेल सकते। आपने ये भी सुना होगा नाडा और बाडा, नाडा और बाडा ये संस्था है अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय ये संस्था है नाडा और बाडा, यही डोपिंग टेस्ट लेती हैं, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए, तो इसमें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, इसको आप अच्छे से याद रखें कि ये रूस के जो है ये खिलाड़ी थे, इनको 2 साल के लिए बैन कर दिया। इससे ज्यादा इसमें पढ़ने की आवश्यकता नहीं क्योंकि हमारे भारत से संबंधित है नहीं। अब दूसरा 5वां क्वेश्चन है, युगांडा में अभी हाल ही में एक वायरस फैला है जिसने वहां के कई सारे लोग संक्रमित हुए हैं, यह वायरस कौन सा है। अब देखिए युगांडा की बात चल रही है, तो युगांडा में ये वायरस फैला हुआ है, उसका नाम क्या है, डिंगा डिगा, डिंगा डिगा इसका नाम है, आराम से याद हो जाएगा, कोई जरा वैसा नाम नहीं है इसका। तो देखिए युगांडा जो है एक अफ्रीकीय देश है, कहाँ पर, अफ्रीकी महाद्वीप का ये देश है युगांडा, इसको अच्छे से याद रखें। देखिए ऐसे क्वेश्चन में हमें क्या याद रखना होता है कि अगर ये आ गया कि अफ्रीका, अफ्रीका तो हमें याद रखना पड़ेगा कि अफ्रीका, हम क्या याद रख सकते हैं कि युगांडा कहाँ का देश है, किस महाद्वीप का देश है, वो हमें याद रखना है कि महाद्वीप का जो है सॉरी अफ्रीका महाद्वीप का है। और आपको सर ने बहुत बार बोला है कि जब भी आप ऐसे क्वेश्चन पढ़ें तो जो है एटलस आपके सामने होना चाहिए, आप एक बार लोकेशन देख लेंगे तो आप ये कभी नहीं भूलेंगे। तो डिगा डिगा वायरस फैलने की खबर जो है, जिसमें 300 से अधिक लोग संक्रमित हो चुके हैं, जिसमें ज्यादा जो है महिलाएं और लड़कियां हैं। ज्यादा संक्रमित कौन हो रही हैं, महिलाएं इससे जो है संक्रमित हो रही हैं। इसके लक्षण हम देख लेते हैं, तेजी से कपकपी आना यानी ठंड लगना, नाश्ते जैसी मतलब ठंड लग के बहुत ज्यादा ठंड लगना, और संक्रमित बढ़ने के कारण जो है लकवा भी हो जाता है। तो ये कहीं ना कहीं बहुत खतरनाक वायरस है। और कुछ पढ़ने की नहीं है, बस आप डिगा डिगा आपको पता है, युगांडा और डिगा डिगा बस संबंधित कर लें, बाकी कुछ याद नहीं करना। युगांडा और डिगा डिगा, और डिगा डिगा क्या है, ये वायरस है, और युगांडा जो है अफ्रीकी महाद्वीप का एक देश है। इसकी राजधानी का नाम क्या है, कंपाला इसकी राजधानी है। मुद्रा का नाम जो है युगांडा सिलिंग जो है इसकी मुद्रा है। प्रधानमंत्री जो है रोविना नवांजा जो है इसके प्रमुख हैं या प्रधानमंत्री हैं। देखिए युगांडा की लोकेशन आप देख सकते हैं। चलिए अब देखिए 6वां क्वेश्चन है, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 2024 कब मनाया गया है। अब 24 दिसंबर इसका जो है आंसर है, क्या है, 24 दिसंबर। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 2024 जो है हमने मनाया अभी 24 दिसंबर को, इसको अच्छे से याद रखें। दिवस जो है आप जितनी बार रिवाइज करेंगे, दिवस आपको रटना नहीं है, दिवस कभी नहीं रटे जाते, दिवस को जो है बस बार बार रोज एक बार देखा जाता है, इससे आपको याद रहेगा। भारत में हर साल 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये देखिए ये बहुत अच्छा पॉइंट है, इसको अच्छे से याद रखें कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986, क्या है 1986 जो है भाई 2019 द्वारा 19 में ये पारित किया गया था, ये प्रस्तावित किया गया था राष्ट्रपति की स्वीकृति से। तो हम क्या याद रख सकते हैं इसमें ये याद रख सकते हैं अधिनियम, इससे संबंधित कौन सा है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986, इसको याद रखें।
यह दिन उपभोक्ता अधिकारों, उपभोक्ता कौन है, हम है ना उपभोक्ता, कोई भी चीज ले रहे हैं हम, जिसको उपयोग कर रहे हैं, हम खरीदेंगे किसी से तो हम हुए उपयोग, तो हम उसको उपयोग करेंगे तो हम हो गए उपभोक्ता। अब किसी चीज की जानकारी भी तो हो, हम जैसे हमने कोई साड़ी खरीदी या कुछ भी वो खरीदा तो हमें उसकी जानकारी भी तो, इसलिए वो जागरूकता के लिए हम ये दिवस मनाते हैं कि उपभोग जो है कोई कंपनी तुमको लूट ना ले, तो आपको जानकारी या जागरूकता होना बहुत जरूरी है, इसलिए ये दिवस को मनाया जाता है। चलिए, इसकी थीम क्या थी, 2024 की इस दिवस मनाने की थीम थी वर्चुअल सुनवाई और उपभोक्ता न्याय तक डिजिटल पहुंच, न्याय तक जो है डिजिटल पहुंच हो सके, उपभोक्ता की डिजिटल माध्यम बढ़ सके, इसकी ये थीम थी। 7वां क्वेश्चन है, किस अंतरराष्ट्रीय एजेंसी के द्वारा 30 दिसंबर को स्प्रेड एक्स मिशन लॉन्च किया गया। ये जो है हमारे भारत की कंपनी, अंतरिक्ष कंपनी का आंसर जो है भाई इसने ही बनाया है, इसरो, हमारी भारत की अंतरिक्ष कंपनी इसरो ने ये डेवलप किया है, इसका नाम क्या है, स्प्रेड एक्स। बहुत अच्छे से याद रखें क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जो है कम आते हैं। अंतरराष्ट्रीय एजेंसी के द्वारा, अंतरराष्ट्रीय एजेंसी के द्वारा जो है 30 दिसंबर को स्प्रेड एक्स मिशन लॉन्च किया गया है हमारे इसरो के द्वारा। चलिए, ये तो सबको पता होगा कि जो इसका मुख्यालय वो बेंगलुरु में है, उसके अध्यक्ष जो हैं एस सोमनाथ, क्या है, डॉक्टर एस सोमनाथ इसके प्रमुख हैं। इसकी स्थापना की गई थी 15 अगस्त, क्या भाई 15 अगस्त को 1969 में जो है 69 में इसकी स्थापना की गई थी। ये तो सबको पता होगा, नहीं पता है तो इसको नोट डाउन कर लें, ये तो पता होना ही चाहिए। भारत अपने स्प्रेड एक्स मिशन को प्रक्षेपित करेगा, जिसका उद्देश्य जो है, उद्देश्य अच्छे से पढ़िएगा, इसका उद्देश्य क्या है कि अंतरिक्ष में अंतरिक्ष यानों को डॉक करने या अनडॉक करने के लिए आवश्यक प्रौद्योगिकी का जो है विकास या प्रदर्शन इसको करना है। कोई भी अंतरिक्ष यान है उसको देखना कहाँ तक पहुंच गया, कहाँ तक, इस डिजिटलीकरण जो है जो हमारे मोदी जी ने बढ़ाया है उसको बढ़ाना इसका एक मेन उद्देश्य है। तो आप इसरो से हम क्या याद रख सकते हैं, स्प्रेड एक्स और इसरो, बस इतना याद रखिएगा और आपको ये इसरो के नाम से ये समझ में आ जाएगा कि हमने अंतरिक्ष के लिए जो है कुछ काम किया है, इसमें इतना सा याद रखें। ये तो सबको आंसर पता होगा इसका। तो 8वां क्वेश्चन है, सुशासन दिवस किसके सम्मान में मनाया जाता है, और ये जो है हमारे श्रीमान जो है अटल बिहारी वाजपेयी जी के जो है सम्मान में मनाया जाता है। सुशासन यानी बहुत अच्छा शासन, अति उत्तम शासन जो है उन्होंने किया था, तो इसी के, इन्हीं की याद में जो है सुशासन दिवस मनाते हैं। अगर ऐसे नेता तत्काल में अगर हो तो हमारे भारत की स्थिति जो नीति में चलती है, राजनीति में चलती, वो ना चलकर देशभक्ति के ऊपर चलने लगेगी, पर अटल बिहारी वाजपेयी जैसे व्यक्ति अब बचे है ही नहीं। चलिए, तो सुशासन दिवस हर साल 25 दिवस को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती पर मनाया जाता है। इस साल भारत को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती, ये कौन सी जयंती है, ये 100वां जो है उनकी जयंती है, इसलिए मनाई जा रही है। शताब्दी समारोह को शुरुआत लखनऊ, लखनऊ कहाँ है, उत्तर प्रदेश में जो है अटल स्वास्थ्य मेले के उद्घाटन के साथ हुई। तो ये अच्छे से याद रखें कि अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती जो है हमारे उत्तर प्रदेश के लखनऊ में हमने ये कौन सा मेला उद्घाटन किया भाई, अटल स्वास्थ्य मेले के साथ इस 100वीं जयंती का उद्घाटन किया। सुशासन दिवस की शुरुआत भारत सरकार ने 2014 से की थी, 2014 से हमने इसको मनाया। अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म 25 दिसंबर 1924 में जो है ग्वालियर, हमारे मध्य प्रदेश, हमारा मध्य प्रदेश गौरवान्वित होना चाहिए इस चीज के लिए कि हमारे मध्य प्रदेश के ग्वालियर में इनका जन्म हुआ। 9वां क्वेश्चन क्या है, किस राज्य में पीएम मोदी द्वारा केन बेतवा लिंक परियोजना की आधारशिला रखी गई है। आपको पता है केन बेतवा जो लिंक हुई थी वो सर ने बहुत अच्छे से रटवा भी दिया था कि 2005 में जो है ये लिंक हुई थी, और आपको ये पता था कि हमारे मध्य प्रदेश की ये पहली नदी घाटी परियोजना जो है लिंक परियोजना थी। तो इसी पर जो है आगे परियोजनाएं बनाई गई हैं, तो वो कहाँ पर बनाई गई हैं, दोनों नदियां हमारे मध्य प्रदेश से ही निकलती हैं। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि केन कहाँ से निकलती है और बेतवा कहाँ से निकलती है, और किस राष्ट्रीय उद्यान से जो है ये लिंक जो है होती हुई निकल रही है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर देंगे। चलिए, राष्ट्रीय नदी जोड़ो नीति के तहत पहली पहल केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना पर जो है आधारशिला हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जो है मध्य प्रदेश के खजुराहो में रखी है। कहाँ पर रखी है, छतरपुर में जो स्थापित है खजुराहो का मंदिर, वहां से जो है इसकी स्थापना की है। इस परियोजना के तहत मध्य प्रदेश के 10 जिले, वेरी वेरी मोस्ट, इसको याद रखें, केन बेतवा अभी
2024 में जो क्रियान्वित होने वाली है, उससे हमारे मध्य प्रदेश के 10 जिले लाभान्वित होंगे। वेरी वेरी मोस्ट, इसको अच्छे से लिखें, 10 जिले लाभान्वित। अब इसमें उत्तर प्रदेश भी शामिल है, तो उत्तर प्रदेश में जो है 44 लाख, कितने, 44 लाख और 21 लाख लोगों को पानी पीने का जो है उपलब्ध कराया जाएगा। इतना याद करने की करोड़ कितनी लागत हुई, ये भी हमारे क्वेश्चन आंसर उसमें नहीं आता है एग्जाम में, तो इसको याद करने की आवश्यकता नहीं। कैन बेतवा लिंक परियोजना केंद्र सरकार, ये अच्छा क्वेश्चन है कि इसमें कौन कौन जो है सहयोगी हैं, तो केंद्र सरकार है, मध्य प्रदेश सरकार है और उत्तर प्रदेश सरकार है। तो तीनों की जो है इनमें जो भागीदारी होगी वो तीनों की होगी, केंद्र सरकार, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। चलिए देखिए, इसकी राजधानी आप जानते हैं भोपाल। मोहन यादव जी हैं इनके प्रमुख हैं, और मंगू भाई पटेल इसके राज्यपाल हैं। लोकसभा सीटें और राज्यसभा लोकसभा सीटें 29 हैं और राज्यसभा सीटें 11 हैं। अंतिम क्वेश्चन क्या है भाई, दिसंबर 2024 में भारत के पहले वायु बिटुमिन जो है राष्ट्रीय राजमार्ग का उद्घाटन किया गया, वो किया गया मानसर नागपुर। इससे समझ में आ रहा है कि ये महाराष्ट्र की बात चल रही है। कहाँ की, महाराष्ट्र की मानसर जो है नागपुर। और आपको पता है कि नितिन गडकरी जी जो है इस क्षेत्र को देखते हैं, इस मंत्रालय को देखते हैं। केंद्रीय सड़क एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने नागपुर के मानसर से जो है देश के पहले बायो विटामिन आधारित राष्ट्रीय राजमार्ग का उद्घाटन किया है। मानसर से राष्ट्रीय राजमार्ग 44 स्थित है। अच्छा क्वेश्चन है, इसको अच्छे से याद रखें कि ये जो हम सड़क बना रहे हैं या जो नया काम कर रहे हैं वो राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर किया जा रहा है। और ये कहाँ स्थापित है, ये स्थापित है मानसर नागपुर यानी महाराष्ट्र। चलिए, बाईपास पे जो है बनाए गए हाईवे का निर्माण। अब देखिए, ये मोस्ट हो गया कि ये हम क्यों बोल रहे हैं, इसको हम इसलिए बोल रहे हैं कि बायो विटामिन, इसको हम इसलिए बोल रहे हैं कि फसल, जो फसल है भाई, फसल के अवशेषों से बने कोल तार का उपयोग किया जा रहा है। जो कोल तार सड़क बनाने में किया जाता है वो किससे उत्पादित है, वो फसल के जो अपशिष्ट निकलते हैं उससे उत्पादित कोल तार से ये सड़क बनाई जा रही है। तो इस क्वेश्चन जो है, इसलिए ये मेन क्वेश्चन हो गया है, इसको अच्छे से याद रखें। देश में पहली जो है ये पहला ऐसा नेशनल हाईवे होगा जो है ये फसल कोल तार से बनाया जा रहा है। तो इसको आप नोट डाउन कर ही लिया है। चलिए, 10 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। मैंने आपको जो कमेंट में बोला है उसको कमेंट जरूर करें। इसी के साथ मैं आपसे कल मिलूंगी। राधे राधे।